हेलो लर्नर्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल एम एकेडमी। एम एकेडमी में आपका स्वागत है। तो चलिए हम शुरू करेंगे आज टॉप 20 जी के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। सभी क्वेश्चंस आपको पता है कि ये PYQ ही कराया जाता है, किसी न किसी पिछले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे हुए सभी क्वेश्चंस है। कई बार ये BPSC, SSC, CGL सभी एग्जाम में, या बिहार पुलिस हो या यूपी पुलिस हो, हर जगह एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं। तो आप सभी ये इंपॉर्टेंट होंगे आज के सारे क्वेश्चंस आज का। और इस सेशन में हम शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि अगले वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच जाए। और अभी तक और भी वीडियो आप जो नहीं देखे हैं तो मेरे पिछले वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्ले लिस्ट में जाकर सभी वीडियोस को वन बाय वन करके देखें। तब तक चलिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का बिल्कुल जोरदार सेशन में आपका स्वागत करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हमारे शरीर में ऊर्जा के स्रोत हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है विटामिन ए, या फिर प्रोटीन, या फिर सी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट और वसा, या फिर डी नंबर आयोडीन। इसमें से कौन सा आंसर सही है? यानी हमारे शरीर में ऊर्जा के सोर्स कौन है? हमारे शरीर में ऊर्जा के सोर्स जो होता है यानी स्रोत होता है, तो वो कौन सा होता है? विटामिन ए होता है, यानी विटामिन ए से हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है, या प्रोटीन से प्राप्त होती है, या कार्बोहाइड्रेट और वसा से प्राप्त होती है, या फिर आयोडीन से प्राप्त होती है। तो जल्द से जल्द बताइए अपना आंसर। चलिए मैं बताता हूँ। ऑप्शन डी आयोडीन नहीं, इससे नहीं। ये तो नमक में पाया जाता है जो हमारे लिए ज़रूरी होता है, लेकिन ऊर्जा नहीं मिलती है, एनर्जी इससे नहीं मिलता है, एनर्जी का स्रोत नहीं है एक्चुअली, मेन स्रोत। प्रोटीन ये भी नहीं, इससे हमारे जो है मसल्स तैयार होते हैं। विटामिन ए इससे नहीं है, इससे हमारे आँखों की रोशनी तेज होती है। सही आंसर जो होगा वो सी होगा, यानी कार्बोहाइड्रेट और वसा से ही हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2। केंचुआ किससे सांस लेता है? ये है एक्चुअल में केंचुआ किस अंग से, यानी केंचुआ किस अंग से सांस लेता है। ठीक है ना? तो आपको बताना है कि केंचुआ, आप केंचुआ देखे हैं ना, ऐसे होता है। ये कह रहा है कि ये किससे सांस लेता है। तो ये कह रहा है, ऑप्शन है आपके सामने अग्रभाग से, अपने इस आगे वाले भाग से, या फिर नाक से, या इसका कोई नाक है तो आप ये जानते हैं केंचुआ का कोई नाक नहीं होता है। फेफड़ा से, या इसका शरीर में जो फेफड़ा है उससे, या फिर त्वचा, या इसके जो स्किन है ये ऊपर, इससे। तो आप जल्द से जल्द बताइए। तो इसका तो फेफड़ा उफड़ा आप देखे नहीं होंगे कभी, तो ये गलत हो गया। अग्रभाग या पिछड़ा भाग दोनों सेम जैसा काम करता है, इसका देखते होंगे, तो ये भी नहीं होगा। नाक से, इसका नाक होता ही नहीं है, ये भी गायब है। यानी सही ऑप्शन त्वचा बचा, यानी स्किन से केंचुआ जो है सांस लेता है। इस बात को आप याद रखेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम आपके सामने लाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इस बार आप जरूर आंसर दीजिएगा इन सब का। तो देखिए, किस जानवर के काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है? जो रेबीज नामक बीमारी होती है ये किस जानवर के काटने से होता है? आपको उस जानवर का नाम बताना है। ऑप्शन है ए सांप, बी कुत्ता, सी मेढक, डी मच्छर। जल्द से जल्द बताइए। चलिए, मच्छर, इसके काटने से मलेरिया या डेंगू होता है, तो रेबीज नामक बीमारी नहीं। मेढक के काटने से ऐसा कोई बीमारी आज तक नहीं सामने आया है। सांप के काटने से बीमारी नहीं होती है, सीधे फ्लाइट हो जाता है, तो इसलिए इसके चक्कर में न रहें। और बी कुत्ता, यानी अब यही बच गया ऑप्शन, तो सही ऑप्शन बी होगा। कुत्ते के काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है, जिसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। यानी इस बीमारी जब हो जाती है तो लोगों को पानी से डर लगता है, और ये रेबीज बीमारी के कारण होता है। और ये जानवर कौन सा काटता है? तो कुत्ता के काटने से। तो कुत्ते से बचकर रहिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 4 नंबर। दृष्टिहीन व्यक्तियों मतलब जिसको दिखाई नहीं देता है, जो अंधा व्यक्ति होते हैं, व्यक्तियों द्वारा लिखने तथा पढ़ने के लिए किस विशेष लिपि का प्रयोग किया जाता है? यानी जो अंधे हैं, आप सोचिए जरा, उनको अगर लिखना पढ़ना होता है तो कैसे पढ़ेंगे? तो उसके लिए एक विशेष लिपि तैयार की गई थी, विशेष व्यवस्था जो पढ़ने की। तो वो पूछा जा रहा है कि वो कौन सी है? तो रोमन लिपि है, या फिर देवनागरी लिपि है, या फिर पाली लिपि है, या फिर ब्रेल लिपि है। सही ऑप्शन आप जरूर दीजिएगा, ऑप्शन आंसर। चलिए मैं बताता हूँ। सी पाली लिपि गलत ऑप्शन है, ए रोमन लिपि ये भी गलत ऑप्शन है, और बी देवनागरी ये भी गलत है। देवनागरी में हिंदी होता है, रोमन में क्या होता है? इंग्लिश होता है। पाली आप जानते होंगे बौद्ध धर्म वाले लोग अपना इस्तेमाल करते थे। तो इसके लिए ब्रेल लिपि का डेवलपमेंट किया गया है, और ये बिंदु पर, पॉइंट पर, डॉट पर रहता है। इसमें डॉट कितने
तो ये डॉट हैं, डॉट क्या किया जाता है, उभरा हुआ आता है ऊपर की तरफ, उठा हुआ होता है, इसको वो लोग टच करके और समझ पाते हैं, महसूस कर पाते हैं और फिर उसको समझ पाते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो ये सिस्टम है ब्रेल लिपि। इसी के अंतर्गत दृष्टिहीन व्यक्ति जो भी होते हैं, जो अंधे व्यक्ति होते हैं, दिव्यांग व्यक्ति आँख से, उनके लिए इस का डेवलपमेंट किया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है 5 नंबर क्वेश्चन। कौन सी पर्वत श्रृंखला, ध्यान से समझिएगा, माउंटेन चेन यानी विच माउंटेन चेन डिवाइडेड यूरोप एंड एशिया, यानी एशिया और यूरोप को अलग करती है। कौन सी जो है पर्वत श्रृंखला यानी माउंटेन चेन या रेंज जो है यूरोप और एशिया को अलग करती है। तो आपको पता है कि एशिया जो है ग्लोब पर, एशिया इधर है और यूरोप इधर है, तो इन दोनों को कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है वो अलग करती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो पर्वत श्रृंखला एडिज ऑप्शन है, हिमालय या फिर यूराल या डी टेथिस। कौन सा पर्वत श्रृंखला जो है वो क्या करता है, इसको एशिया को और यूरोप को अलग करता है। तो ऑप्शन जल्द से जल्द बताइए, एडिज, हिमालय या फिर यूराल या फिर टेथिस, कौन सा वो पर्वत श्रृंखला है। तो चलिए मैं बताता हूँ, टेथिस गलत ऑप्शन है। हिमालय ये भारत में है और चाइना और पाकिस्तान के और इंडिया के बॉर्डर पर है, खासकर चाइना के और नेपाल के, तो ये नहीं होगा। एडिस ये भी नहीं होगा, ये दुनिया का सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, सॉरी लंबी, पूरा क्या कहते हैं, लंबी सबसे पर्वत श्रृंखला है, लेकिन एशिया और यूरोप को डिवाइड नहीं करता है। सही ऑप्शन यूराल है। यूराल पर्वत जो है एशिया और यूरोप को अलग करती है और साथ साथ इसके जो क्षेत्र में जो ज़मीन पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, यूरेशिया, इसी को यूरेशिया फील्ड जो होता है बहुत उपजाऊ होता है इसी क्षेत्र से, तो जो पर्वत के जो मैदानी भाग है उसी को यूरेशिया, इसी यूराल पर्वत से उसका नाम यूरेशिया भी पड़ा हुआ है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। भारत में मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। क्वेश्चन में मधुमक्खियाँ हो गया है। भारत में मधुमक्खियों के अंडे देने का उचित समय या सही समय क्या होता है। तो ऑप्शन है आपके सामने, फरवरी से मार्च में, यानी फरवरी से मार्च, या फिर जून से जुलाई, या फिर अक्टूबर से दिसंबर, या फिर अगस्त से सितंबर। चलिए अपना आंसर दीजिए जल्द से जल्द। डी अगस्त से सितंबर गलत आंसर। जून से जुलाई ये भी नहीं है। अब फरवरी मार्च या फिर अक्टूबर दिसंबर। तो आप देखिए फरवरी मार्च जो होता है ना, अप्रैल, ये इनके पालन के लिए होता है। आप देखेंगे इस समय जो बसंत ऋतु अपने यहाँ शुरू होता है मार्च और अप्रैल में, तो इस समय जो होता है ना, बहुत सारे सरसों मटर ये सब फूल पकड़ते हैं, तो उस समय ये रस चूसती हैं, लेकिन अपने बच्चों को पालती हैं और रस इकट्ठा करती हैं। लेकिन ये जो अक्टूबर और दिसंबर ये जो मंथ है, ये इनके अंडे देने का बहुत ही अच्छा मौसम माना जाता है भारत में खासकर। तो समझ जाइए इसका सही ऑप्शन सी होने जा रहा है, यानी अक्टूबर से दिसंबर जो होता है भारत में मधुमक्खियों को अंडा देने का सही समय होता है और सही मौसम भी होता है। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चलिए हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इससे पहले अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एम एकेडमी फैमिली का हिस्सा बने, और आप ऐसे ही और उपयोगी क्वेश्चन, यूजफुल क्वेश्चंस जो आपके अगले किसी भी कंपटीशन क्विज में मिलेगा, तो उसके लिए आप बने रहें चैनल पर और चैनल को लाइक करते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है 7 नंबर क्वेश्चन। भूकंप की तीव्रता, ध्यान से देखिए, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तीव्रता पूछा गया है, इस बात को ध्यान रखिए, यानी इंटेंसिटी, कि कितना इंटेंसिटी की भूकंप आई थी। भूकंप मापने के यंत्र नहीं पूछा जा रहा है, भूकंप की तीव्रता यानी उसकी इंटेंसिटी, कितना तेज था कितना स्लो था, ये मापने की। उसका तो ऑप्शन है आपके सामने, सिस्मोग्राफ या फिर रिएक्टर स्केल, मतलब रिक्टर स्केल, या फिर फैदोमीटर, या फिर बैरोमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए मैं बताता हूँ। डी बैरोमीटर, ये हवा वायु दाब मापने का होता है। फैदोमीटर समुद्र बल की गहराई मापने के लिए होता है। और सिस्मोग्राफ ये भूकंप मापने के यंत्र होता है, भूकंप की तीव्रता नहीं। इसका सही ऑप्शन होता है रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। आगे चलिए 8 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य की सत्यता, ध्यान से देखिएगा, मनुष्य की सत्यता किस उपकरण द्वारा मापा जाता है। जैसे आप सत्य बोल रहे हैं या झूठ, इसका पता लगाने के लिए कौन सा ऐसा उपकरण है या टेस्ट प्रयोग है जिससे ये पता लगा दिया जाता है कि इंसान झूठ बोल रहा है। खासकर जांच एजेंसी इसका इस्तेमाल करती है अपने यहाँ। सीबीआई जो होती है ना, सीबीआई या इसी प्रकार का
इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो हैं, यानी भारत के जो, तो वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, खासकर जब बड़े बड़े आतंकवादी या बड़े बड़े चोर या कोई बड़ा क्रिमिनल पकड़ा जाएगा और वो झूठ बोलने की कोशिश करेगा, तो उसको ये टेस्ट कराया जाता है और उसी से पता चलता है कि यह क्या बोल रहा है, झूठ या सही। तो वो कौन सा उपकरण है जिससे ये सत्यता की जांच की जाती है? ऑप्शन है पॉलीग्राफी, बी डोलो टेस्ट, या फिर सी फेदोमीटर, या फिर डी बैरोमीटर। कौन सा वो उपकरण है, यानी डिवाइस है या सिस्टम है जिससे मनुष्य की सत्यता की टेस्ट होती है? तो देखिए, ये डी बैरोमीटर नहीं, अभी मैं बताया, फेदोमीटर ये भी नहीं, डोलो टेस्ट या पॉलीग्राफी, इसी में से कोई एक होगा। तो डोलो टेस्ट नहीं होता है, इसका सही ऑप्शन है ए पॉलीग्राफी। पॉलीग्राफी टेस्ट अभी जो कलकत्ता में आप देख रहे होंगे, जो डॉक्टर रेप हत्या जो कांड हुआ है, तो उसके जो अभियुक्त बनाए गए हैं उनका पॉलीग्राफी टेस्ट किया जा रहा है, ताकि ये सच बोल रहे हैं या झूठ। तो इसी सत्यता को किसी भी सत्यता की पता करने के लिए किसी मनुष्य के द्वारा कि वो झूठ बोल रहा है या सही, तो हम पॉलीग्राफी टेस्ट करते हैं। याद रहना चाहिए, ये बात बहुत ज़रूरी बात होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है और इसका आंसर दीजिए जल्द से जल्द। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, चट्टानों के रूपांतरण से किस प्रकार के चट्टान का निर्माण होता है? ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। कह रहा है चट्टान, जो हमारे पर्वत होते हैं, चट्टान होते हैं कोई भी, तो कह रहा है कि इसके रूपांतरण समझते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है? इस पर मौसम का प्रभाव होता है, बारिश का, वायु का, है ना, पॉल्यूशन का या किसी भी चीज़ का। तो इसमें क्या होता है? कटाव होता है इन पहाड़ों में, पर्वतों में। ये कट कट कर गिरते हैं, नीचे आते हैं मैदानी क्षेत्र में, समझ लीजिए, और मैदानी क्षेत्र में आकर फैलते हैं और महीन महीन कण हो जाते हैं, फिर मिट्टी जैसा कण हो जाते हैं ये। तो यही पूछ रहा है। और जब ये सब आके नीचे फिर इकट्ठा होते हैं और एक पर एक बैठते चले जाते हैं और फिर एक दूसरे प्रकार के पत्थर या चट्टान का निर्माण करते हैं। ये संगठित होकर कई हजारों साल का प्रोसेस होता है, ये एक दिन में नहीं होता है। तो जब ऐसे ये बनाते हैं तो पूछा जा रहा है कि जो इससे कट कर जो ये चट्टान बनता है रूपांतरित होकर, है ना, तो उसको हम कौन सा चट्टान, यानी किस चट्टान का निर्माण होता है, या वो कौन सा चट्टान है? ठीक है, तो चलिए ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिए। ए आग्नेय चट्टान यानी इग्नाइट सेल, और बी अवसादीय चट्टान सेडिमेंट्री रॉक कयांतरित चट्टान, या फिर बेसाल्ट। कौन सा इसमें से सही ऑप्शन है? तो आग्नेय चट्टान इग्नाइट नहीं, इसी से तो ये शुरू होता है, पृथ्वी से बाहर निकलता है लावा के रूप में, तो ये नहीं होगा। अवसादी इसी का कयांतरण होता है, अवसादी चट्टान ये भी नहीं है, बेसाल्ट ये भी नहीं है। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? कयांतरित चट्टान है। क्या है? कयांतरित चट्टान, यही ऑप्शन सही है, यानी चट्टानों के रूपांतरण से कयांतरित चट्टान का निर्माण होता है। तो चलिए ऑप्शन तो आपका सी सही होने वाला है इसमें। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? ऑप्शन है ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी, और सी बदरुद्दीन तैयब जी, या फिर डी रहमतुल्लाह सयानी। तो चलिए रहमतुल्लाह सयानी तो गलत ऑप्शन है, ये नहीं होगा। सी ऑप्शन बदरुद्दीन तैयब जी ये भी नहीं है। ए ऑप्शन दादा भाई नौरोजी ये भी नहीं है। ये प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है, तो प्रथम यानी फर्स्ट प्रेसिडेंट WC बनर्जी हैं, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी है। तो सही ऑप्शन आपका बी होने वाला है यहाँ पर। अब आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार के सर्वाधिक प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है? बिहार की सबसे फेमस पेंटिंग कौन सी है जो पूरी दुनिया में फेमस है? सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में बिहार की ये पेंटिंग प्रसिद्ध है। आप जल्द से जल्द बताइए। ऑप्शन ए है आपके सामने नाग गुम्फन, या फिर पोचमपल्ली, या फिर मधुबनी पेंटिंग, या फिर सिल्क पेंटिंग। कौन सी इसमें से पेंटिंग है जो फेमस है? तो चलिए आप इसका ऑप्शन जान रहे होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूँ। सिल्क पेंटिंग गलत ऑप्शन, पोचमपल ये भी गलत ऑप्शन, नाग गुम्फन ये भी गलत ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन है मधुबनी पेंटिंग, है ना। और ये नेचुरल पेंटिंग होता है, आपको पता होगा कि ये सब पेड़ पौधे और फूलों से बनाया हुआ ये कलर के द्वारा पेंटिंग किया जाता है, और चावल को पीस कर मिलाकर बनाया जाता है, और इसमें जानवरों पेड़ पौधों का ही पेंटिंग किया जाता है, नेचुरल पेंटिंग किया जाता है, इसलिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाल बहादुर शास्त्री। कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक गलत है, महात्मा गांधी भी गलत है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी गलत है। इसका सही ऑप्शन सी नंबर लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ये नारा याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय डाक सेवा, ध्यान से देखिएगा, भारतीय डाक सेवा किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? यानी इंडियन पोस्ट
पोस्ट सर्विस विच इज वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर, किस वर्ष में भारतीय डाक सेवा शुरू हुई थी, प्रारंभ हुई थी? 1767 में यानी 1767, 1766 में, 1866 में, 1765 में, किस ईयर में प्रारंभ हुआ? तो देखिए 1765 में गलत ऑप्शन है, 1866 भी गलत है, 1767 भी गलत है। इसका सही ऑप्शन 1766 ईस्वी में भारतीय डाक सेवा की प्रारंभ हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मसालों का राज्य किसे कहा जाता है? मसाला, मसाला आप जानते हैं ना, जो हम लोग सब्जी में मिला कर मसाला आप खाते हैं और अपने किसी भी मसाले वाले सब्जी को बनाकर खाते हैं, तो इसे कहता है कि मसालों का राज्य, भारत का मसालों का राज्य किसको कहते हैं? कर्नाटक को, असम को, तमिलनाडु को, केरल को, किसको कहा जाता है? जल्द से जल्द अपना ऑप्शन दीजिए। चलिए मैं बताता हूँ, कर्नाटक को नहीं कहते हैं, असम को भी नहीं कहते हैं, तमिलनाडु को भी नहीं कहते हैं। मसालों का राज्य केरल को कहा जाता है, याद रखिएगा, यानी मसालों की रानी, ये मसालों का राज्य, रानी भी कहते हैं इसको। कोई कहीं क्वेश्चन रानी पूछ दिया जाता है, कई बार राज्य पूछ दिया जाता है, तो याद रखिएगा मसालों का राज्य या मसालों की रानी वाला राज्य कौन सा है? केरल है। आई होप आप समझ रहे होंगे ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए हम आपको अगला क्वेश्चन आपके सामने है 15 नंबर, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सत्यमेव जयते किससे लिया गया है, यानी कहाँ से लिया गया है? ये सबसे ध्यान से समझिएगा, और ये बहुत वीवीआई है, इसको वीवीआई टिक करिए, वीवीआई टिक करिए, है ना, किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वीवीआई है। क्यों? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? ऋग्वेद से है, पुराण से है, उपनिषद से है, या फिर महाभारत से है? ये कहाँ से लिया गया है? तो महाभारत से ऑप्शन गलत है, पुराण से यहाँ से भी नहीं लिया गया है, ऋग्वेद या उपनिषद से लिया गया है। जल्द से जल्द बताइए कहाँ से लिया गया है, इसमें से दोनों में से कोई एक। ऑप्शन ए नहीं होगा, ऋग्वेद से नहीं लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो आप सत्यमेव जयते वाला देखते हैं, जो चिन्ह है, वो कहाँ से लिया गया? तो उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह कब हुआ था? ये आपका ऑप्शन आपको बताना है, सही ऑप्शन कि मोपला विद्रोह कब हुआ था। ऑप्शन है 1920, 1921, 1955 या 1929। कब हुआ था? जल्द से जल्द ऑप्शन बताइए। तो चलिए डी 1929 गलत ऑप्शन है, सी 1955 ये भी गलत ऑप्शन है। अब सही ऑप्शन 1920 या 1921 है। जल्द से जल्द बताइए इसमें से कौन सा होने वाला है। तो चलिए मैं चलूँगा ए की तरफ नहीं चलूँगा, 1920 नहीं, 1921 यानी सही ऑप्शन इसका बी है, 1921 होगा। तो आप याद रखेंगे मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व का कौन सा देश सर्वाधिक रबर उत्पादक देश है? यानी विश्व में कौन सा ऐसा देश है जो सबसे अधिक रबर का उत्पादन करता है? चीन, ब्राज़ील, थाईलैंड या भारत? इसमें से कौन सा देश है जो सबसे अधिक रबर का उत्पादन करता है? तो भारत गलत ऑप्शन है, ब्राज़ील ये भी गलत ऑप्शन है, चीन ये भी गलत ऑप्शन है। कितने लोग चीन समझेंगे, लेकिन चीन नहीं है, चीन था लेकिन है नहीं। अभी जो सबसे अधिक रबर का उत्पादन होता है वो कहाँ है? थाईलैंड में होता है। तो याद रखेंगे सही ऑप्शन इसका सी होने वाला है, यानी थाईलैंड। अब 18 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए, किस केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज, आप समझ रहे हैं ना कि किस केंद्र शासित प्रदेश में जारवा जनजाति, एक जनजाति होती है, जारवा जनजाति निवास करती है? तो ये जो जारवा जनजाति है किस यूनियन टेरिटरीज में निवास करती है, किस केंद्र शासित प्रदेश में निवास करती है? ऑप्शन है लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार में, दिल्ली या फिर लद्दाख में। कहाँ ये जारवा जनजाति पाई जाती है? जल्द से जल्द ऑप्शन दीजिए। तो देखिए दिल्ली तो ऐसे ही नहीं, कट जाएगा। लक्षद्वीप, लद्दाख, तो लद्दाख से लद्दाख, लद से लक्षद्वीप, दोनों कट जाएंगे। बच गया अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार में ही जारवा जनजाति पाई जाती है, और इसकी बहुत सारी जनजातियां अभी भी आज के समय भी नंगी घूमती हैं जंगलों में, और उधर यात्रियों को या जो विजिटर्स हैं उनको मना होता है उधर जाने के लिए। तो आप इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन आपके सामने है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 19, टॉप 20 का 19 और 20 क्वेश्चन आपके सामने है। 19 क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? मधुमक्खी पालन का साइंटिफिक नेम क्या है, यानी उसी को मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, उसका टर्म क्या है? तो टर्म आपके सामने दिया गया है। ऑप्शन ए एपीकल्चर, बी सेरीकल्चर, सी पीसीकल्चर या डी विटीकल्चर। क्या कहा जाता है मधुमक्खी पालन को? तो विटीकल्चर आपको पता है, अंगूर की खेती को, सेरीकल्चर सिल्क की खेती यानी क्या कहते हैं पिसीकल्चर मछलियों का पालन के लिए। तो ये सब गलत ऑप्शन हो गया। सही ऑप्शन हो गया ए एपी कल्चर, यानी एपी कल्चर कहते हैं मधुमक्खी पालन को। क्या कहा जाता है? एपी कल्चर कहा जाता है। अब आखिरी क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एक खेल से क्वेश्चन है, बिलियर्ड्स खेल। आप बिलियर्ड्स खेल देखे हैं ना, वो बोर्ड होता है ऐसे, इस पर बॉल रहते हैं,
है ना, और लोग इधर से इस साइड से छड़ी से एक बड़े लंबी छड़ी से इन बॉल को मार कर यहाँ कॉर्नर पर होल होता है उसमें गिराते हैं ये लोग, है ना, इसी को बिलियर्ड्स बोलते हैं। तो जो इसमें गेंद ये जो है, इस पर गेंद जो रहता है ये किस चीज़ का बना होता है, यही पूछा जा रहा है कि बिलियर्ड्स खेल का गेंद, जो ये गेंद है, बॉल है, किस चीज़ का बना होता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, हाथी का दांत या फिर प्लास्टिक से बना होता है, बी स्टील का या फिर प्लास्टिक का, सी गेंडे का सींग, गेंडा आप समझ रहे हैं ना, गेंडा एक जानवर होता है, या उसके सींग का या प्लास्टिक का, फिर हिरण का सींग या प्लास्टिक का। इसमें से किस चीज़ का उसका जो बॉल होता है, ये बॉल वो बना होता है, जल्द से जल्द बताइए। तो चलिए अगर आप इसका उत्तर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि अगला वीडियोज़ का अपडेट आप तक पहुंचते रहें। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और भी लोग इससे लाभ ले सकें। और आपका मैं दावा करता हूं किसी भी आने वाले कंपटीशन में निश्चित रूप से यहाँ कोई ना कोई क्वेश्चंस 2-4-10 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट PYQs है। तो आप क्वेश्चन को बताइएगा। चलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर। ऑप्शन डी हिरण का सींग गलत ऑप्शन है, गेंडे का सींग ये भी गलत ऑप्शन है, स्टील ये तो बिल्कुल नहीं, स्टील का नहीं बनता है, ये या तो हाथी का दांत का बनता है या फिर प्लास्टिक का बनता है। ये मत सोचिएगा दोनों मिलाकर बनता है, नहीं। अक्सर पहले ज़्यादा पुराने समय में लोग हाथी के दांत का ज़्यादा बनाते थे, आज भी शौक के तौर पर हाथी के दांत का बनता है और प्लास्टिक का भी बनता है, क्योंकि इस पर बहुत हार्ड बॉल की ज़रूरत होती है, इसलिए हाथी का दांत बहुत हार्ड होता है और चिकना भी होता है और लोग शौक से हाथी का दांत का बनाते हैं, मतलब बनाया जाता है, या फिर प्लास्टिक का भी बना होता है। तो कई बार आपको प्लास्टिक के बॉल भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अधिकांशतः हाथी के दांत का बनाया जाता है। तो याद रखिए बिलियर्ड्स का बॉल जो होता है हाथी का दांत या फिर प्लास्टिक का बना होता है। तो चलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लोगों के बीच में इसको शेयर करते रहिए और बताते रहिए। और तब तक हम आपसे अब विदा लेंगे और मिलेंगे अगले क्वेश्चंस के साथ अगले टॉप 20 सीरीज में। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेना चाहते हैं और चलिए आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।